नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इन वीडियो के माध्यम से हम CTP के देखिए 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 999+ CTP के क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इससे होगा क्या कि आगे में जो आपकी परीक्षाएँ होने वाली है ना, चाहे वो CTET हो, UPTET हो, एस्टेट हो या फिर आपका DSSB हो। ठीक है, इसमें जो है ना CTP से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं वीडियो के माध्यम से है ना 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज का वीडियो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, CTET में संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है हमें बताना है। एक फर्स्ट में दिया गया है कि ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सेकंड, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध ज्ञान। तीसरे में देखते हैं मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और अवबोध ज्ञान। फोर्थ है हमारा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका मूल्यांकन। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा आपका फोर्थ। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले क्या हमको जब संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होता है कि पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका अवबोध करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं ना, अनुप्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं कि हमारा जो है वो प्रयोग सफल हुआ है या नहीं। उसके बाद में संश्लेषण किया जाता है और सब फिर बाद में क्या है उसका परीक्षण किया जाता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है कि वो सही दिशा में हुआ है या नहीं। तो ये क्रम हमारा बिल्कुल सही होता है, फोर्थ वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए अच्छे शिक्षण की, देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना आपके CTP में पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं है हमें बताना है। नंबर 1 देखते हैं स्वेच्छाचारी, सेकंड है जनतांत्रिक, थर्ड सहानुभूतिपूर्ण, फोर्थ देख लें वांछनीय सूचनाएं देने वाला, यानी कि गलत सूचनाएं देने वाला। तो गलत सूचनाएं देने वाला तो अच्छे से शिक्षण की विशेषता इसमें देखिए अच्छा नहीं है, यानी कि वांछनीय। अच्छा ठीक है, ओके। देखिए यहाँ हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल स्वेच्छाचारी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कमजोर छात्र, कमजोर विद्यार्थियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए CTP में इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं छात्रों से रिलेटेड। ठीक है, CTP का मतलब ही होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, यानी कि बच्चों का विकास। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। देखिए कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। देखिए CTP के जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं ना, तो आप अपने को अध्यापक मानकर ही क्वेश्चनों को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, यदि आप ये मानकर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उन्हें आंसर करेंगे कि आप एक अध्यापक हैं, तो क्वेश्चनों को सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें पढ़ते हैं कि आप एक अध्यापक हैं और कमज़ोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे, आपको बताना है। ये अभिभावकों को सूचना देकर, यानी कि अभी उनके अभिभावकों को हम ये बताएंगे कि आपके जो है बच्चे कमज़ोर हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, इसे काटिए, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं भी प्रधानाचार्य को सूचना देकर, बिल्कुल भाई प्रधानाचार्य को सूचना देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है, प्रधानाचार्य को नहीं देना। सी देखते हैं कि अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, यानी कि अच्छे विद्यार्थियों की हेल्प लेनी चाहिए उनमें। फिर आपका क्या काम है भाई, आप एक टीचर हैं, आप दूसरों की हेल्प लेंगे? बिल्कुल नहीं, आप दूसरों की हेल्प क्यों लेंगे। डी देखते हैं अतिरिक्त समय देकर। देखिए 3 तो हमारे गलत हो गए, तो फोर्थ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उन पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर अधिक ध्यान देंगे तो उनके शैक्षिक स्तर को ना आप अच्छे से ऊपर उठा पाएंगे। उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, उन पर समय दीजिए कमज़ोर बच्चे के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्भूत किया जा सकता है। यानी कि टीचिंग जो हमारे टूल्स होते हैं उसमें देखिए हमारा श्यामपट्ट भी आता है। ठीक है, टीचिंग टूल्स में हमारा। ठीक है, तो समूह किस समूह के अंतर्भूत हम किया जा सकते हैं, यह हमें देखना है, बताना है। ठीक है, सब में देख दृश्य साधन, सेकंड दृश्य श्रव्य साधन, थर्ड देखते हैं श्रव्य साधन, फोर्थ देखते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, बिल्कुल उपयुक्त सभी। देखिए श्यामपट्ट पर यदि हम लिखते हैं, एक टीचर श्यामपट्ट पर लिख रहा है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य यानी कि देख सकते हैं, और जब टीचर आपको बताएगा तो आप सुन भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सुन साधन, यानी कि श्यामपट्ट पर जब टीचर लिखते हैं तो वो आपको बताते भी हैं कि ये इस पर हमने ये लिखा है, इससे आपको ये फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम CDP के 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक। इस ऐसे ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वीडियो में ऐड किए हुए हैं, ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ठीक है। शिक्षण अधिगम का नियम नहीं है हमें बताना, कौन सा है वो, देखिए आने देख लेते हैं। नंबर 1 में दिया गया है स्मृति स्तर, बी चिंतनशील स्तर, सी समझा स्तर, या फिर डी विभेदीकरण स्तर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। विभेदीकरण यानी कि दोनों में जो है कभी कोई जो जैसे बच्चे होते हैं तो आपस में जो है उनमें भेद करना, तो वही आपका विभेदीकरण कहलाता है, ठीक है। कि ये उससे अच्छा है, ये उससे बेकार है, ऐसे नहीं होना चाहिए शिक्षण के स्तर में, अधिगम में, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन शिक्षण के बारे में है, ठीक है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, यानी कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। ए छात्र केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी अनुभव केंद्रित, या फिर डी प्रधानाध्यापक केंद्रित। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण सत्तावादी की बात की जा रही है, ठीक है, सत्तावादी की बात की जा रही है। सत्तावादी में शिक्षक केंद्र में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए मनोचित्रण का संदर्भ है, मतलब मनोचित्रण क्या है। देखिए मनोचित्रण से आपको पता चल गया होगा, मनोचित्रण यानी कि मन का चित्रण, ठीक है। ये देखते हैं जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, बी अर्थग्रहता को बढ़ाने का एक तकनीक, सी मन के कार्य का अन्वेषण, या फिर डी मन का चित्र खींचना। तो मन का चित्र खींचना नहीं होगा, यहाँ हमारा सी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मन के प्रकार्य का अन्वेषण, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वत्र के विकास का अर्थ है। देखिए मानवीय मूल्यों के बारे में बताते हैं जो कि प्रकृति के अंतर्गत सर्वत्र जो है विकास का अर्थ है, क्या है वो देखते हैं। ए अंगीकरण, बी मतारोपण, सी अभिव्यक्ति, या फिर डी अनुकरण। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ठीक है, अभिव्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ये एक सिद्धांत है, ठीक है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया गया। नंबर 1 विक्टर ब्रूम, सेकंड मॉसले, थर्ड हर्जबर्ग, या फिर फोर्थ स्किनर। तो किसने दिया है सिद्धांत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्टर ब्रूम ने दिया है आपका अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा विक्टर ब्रूम ने दिया है, जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों में यानी कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है, यानी कि आप उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे। आप एक शिक्षक हैं और विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये हमें बताना है, कैसे करेंगे। फर्स्ट में दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है किस तरह प्रसंगति अध्ययन द्वारा, सेकंड चुने हुए अध्ययन द्वारा, थर्ड स्वस्वर अधिगम द्वारा, या फिर फोर्थ गहन अध्ययन द्वारा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, गहन अध्ययन द्वारा जो है हम अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित या फिर मोटिवेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, ठीक है। आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कोई छात्र जो है देर से आया है, तो आप क्या करेंगे। ए उसे दंड देंगे, देखिए दंड, ये पोर्शन सबसे पहले काट दो, ठीक है। जितने भी ऑप्शन होते हैं मारना, पीटना, दंड देना, रट्टे लगाना, याद करवाना, अच्छे नंबरों के लिए तैयार करना, किसी एक विषय के लिए तैयार करना, बच्चों के अंदर जो कमी है उसे दूसरों को बताना, उसे उजागर करना, ये इस तरह के जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। सेकंड देखते हैं उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, मैंने कहा था ना उसके अभिभावकों को या फिर प्राचार्य को इस तरह को नहीं करेंगे, इसे भी काटिए। सी उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, भाई ध्यान तो देंगे, उसका रीज़न जानेंगे, कारण जानेंगे बच्चा जो है लेट आया क्यों, लेट जो है आया क्यों है, उससे क्या दिक्कत है, तो ये भी गलत हो गया। 4 देखते हैं कारण जानने की चेष्टा करेंगे, बिल्कुल देखिए कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वो लेट आया क्यों है, उस क्या रीज़न है। हो सकता है कोई उसका बीच में कोई दिक्कत हुई है उस बच्चे को कि जिस तरह से वो लेट आया है, कारण तो हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ऊपर वाला जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ना आपके पैडागोजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन इस तरह के आप जो है प्रीवियस ईयर के हमने देखे प्रीवियस ईयर में ना आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया है, अब उन्हें पढ़ के देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जो क्वेश्चन हमारा जो सीरीज चला रहे हैं ना 999+ क्वेश्चनों वाली, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, और हमने उन्हीं से रिलेटेड इन 999 क्वेश्चनों में ना क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए श्यामपट्ट से रिलेटेड, देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप पे एक टीचर हैं, ठीक है, श्यामपट्ट पर आप जब लिखते हैं तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए। ए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, बी, अच्छी लिखावट पर, सी, छोटे अक्षरों में लिखना, या फिर डी, लेखन में स्पष्टता। तो किस पर होना चाहिए आपका ध्यान। सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, अच्छी लिखावट होने पे स्पष्ट सा जो अपने स्पष्ट आप लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप स्पष्ट लिख तो रहे हैं, लेकिन सामने वाले बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि आपने लिखा क्या है। तो अच्छी लिखावट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है श्यामपट्ट पर, ठीक है। अगले देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं, एक पेज पर कवर हो गया। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। देखिए अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान जो किस परिवार से संबंधित है वो हमें बताना है, ठीक है। ये देख लेते हैं, व्यक्तिक, सेकंड सामाजिक अंतक्रिया, थर्ड सूचना प्रक्रियाकरण, या फिर फोर्थ व्यवहार परिमार्जन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अधिगम। अच्छा, अधिगम क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ हमारा थर्ड वाला हो जाएगा सामाजिक अंतक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब एक विद्यार्थी जो है असफल हो जाता है, ठीक है, तो क्या समझा जाता है। ए में लिखा गया है शिक्षक असफल है, बी में लिखा है पद्धति असफल है, सी, यह व्यक्तिक असफलता है, या फिर डी, पाठ्य पुस्तकें असफलता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, यह व्यक्तिक असफलता है, ठीक है। जब एक विद्यार्थी जो है असफल हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें ना विद्यार्थी की खुद की कहीं गलती होती है, ठीक है। अध्यापकों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है, हो सकता है अध्यापकों ने बच्चों के ऊपर ध्यान ना दिया हो, या फिर उसे अच्छे से पढ़ाया ना हो, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी की उसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। चलिए अगले का सुन रहे, व्यक्तिगत असफलता होती है, कहने का मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ए, मीन मेख निकालना बंद करना, बी, मित्रों के द्वारा उपहास, सी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, या फिर डी, ये सभी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ये वाला देखिए, मित्रों के द्वारा उपहास, ये हमारा क्या कहता था, सकारात्मक दंड कहलाता है। जब मित्र आपकी जो है उपहास करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, तो वहाँ का सकारात्मक दंड कहलाता है, ठीक है। ये उसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है। देखिए तो विद्यालय से जो विद्यार्थी आपको बीच में से ही भाग जाते हैं कक्षा छोड़कर, उनका कारण क्या है। ए में दिया गया है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयीय अभिवृत्ति, बी, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, भाई रुचि में अभाव है तभी तो भाग रहे हैं वो, सी, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। देखिए जरूरी नहीं कि उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं तो वे भाग रहे हैं, कोई और भी रीजन हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था वैसे भी, दंड मारना पीटना, दंड करना, सजा देना, ये सभी ऑप्शन जो है ना गलत होते हैं। डी देखते हैं, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। भाई कक्षा रुचि में अभाव है, रुचि वो बच्चे अच्छे से रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए तो वो भाग जा रहे हैं। लेकिन सही है हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति, यानी कि बच्चों को क्या समस्याएं हैं, अध्यापक जो है ना उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर ध्यान दे भी रहे हैं तो उनकी समस्याओं का ना समाधान नहीं कर, ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि विद्यालय से विद्यार्थी आखिरकार भाग क्यों रहे हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए उनके उन्हें दिक्कत क्या आ रही है। हो सकता है उनका मन ना लग रहा हो, अपने आपका जिस तरह से आप पढ़ाते हैं पढ़ाई में उनका मन ना लग रहा हो, आप अपने क्लासरूम को ऐसा एक्टिव और रुचिपूर्ण बना दीजिए ताकि विद्यार्थी जो है खुद से कहें, खुद से रुचि लेकर पढ़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है।
ठीक है। खेल विधि आता है, खेल पद्धति के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, जो खेल पद्धति का देखा, अच्छा खेल पद्धति का जो विकास जो किसने किया था, ये हमें आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि खेल विधि का सिद्धांत जो है किसने दिया था। ठीक है, ये हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका CTET में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है CTET में पूछा जा चुका है। ठीक है, जिसमें हमने ऐड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मत दीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा कि खेल विधि के जनक कौन है। ठीक है, ए में लिखा है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ठीक है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो हमारा खेल विधि आधारित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरणक। देखिए अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरणक क्या है हमें बताना। ए में लिखा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बी लिखा है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। सी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, यानी कि जो आपको पुरानी अधिगम में नए अधिगम से दोनों में जो है डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, डी एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही ए। ठीक है, पहला ही वाला नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, पृथक यानी कि अलग अलग समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतः आधारित होता है। तो क्या आधारित होता है? ए उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर, बी दूरदर्शन के प्रभाव पर, सी उनके सद्भावों की अभिवृद्धि पर, या फिर डी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2009 शिक्षण अधिगम 2009 से रिलेटेड है। ठीक है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और पूछा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2009 में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए थे। अध्यापक जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो एक अध्यापक को सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है उसमें ये लिखा गया था। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ाना है, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या फिर 55 घंटे। तो यहाँ हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही ये वाला, 45 घंटे पढ़ाना है एक शिक्षक को हफ्ते में 2009 अधिनियम 9 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौशलों के हस्तांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, बी रेखीय अभिक्रम, थर्ड साखी अभिक्रम, फोर्थ तैयारी और अर्जन। तो यहाँ हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, बिल्कुल सही, रेखीय अभिकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। देखिए अच्छा शिक्षण प्रकार्य क्या है। ए शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, सेकंड उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का, थर्ड शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, या फिर फोर्थ प्रधानाचार्य के इनके प्राचार्य के अच्छे नेतृत्व का। तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। तो आपके अच्छे शिक्षण का प्रकार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, स्कूल के बाद अपनी खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए आप जो है एक अध्यापक हैं, ठीक है, और स्कूल जो है समाप्त हो चुका है, तो स्कूल के बाद आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए। ए दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए, बी घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, सी स्व अध्ययन के द्वारा अपनी राय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या फिर डी घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, स्वयं जो है अध्याय करें, स्वयं पढ़ें तथा अपनी पढ़ाई के द्वारा यह ज्ञात करें कि हमको ज्ञान को किस तरह से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन,
अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारण है। जो अधिगम को जो प्रभावित करेगा वो व्यक्तिगत कारण कौन सा है हमें बताना है। ए समवयस्क समूह, बी अध्यापक, सी परिपक्वता एवं आयु, और डी संचार के साधन। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। देखिए इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन है। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, यानी कि शिक्षण में जो है समस्या आ रही है तो उसका हल करने का दायित्व किसका है। ठीक है, तो ए शिक्षावादियों का, बी प्रधानाचार्य का, सी शिक्षकों का, या फिर डी सरकार का। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, शिक्षकों का। ठीक है, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अगर शिक्षण से रिलेटेड उनकी समस्या है तो उसका दायित्व किसका होगा, शिक्षकों का तो होगा कि उन समस्याओं का समाधान करें। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, देखो ये वीडियो, ये हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो CDP के क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं उन्हें आसानी से हल कर सकें। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है। ए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या फिर सी सानिध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक के बारे में बात की जा रही है। और जो ऑप्शन नंबर सेकंड को आप पढ़िए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर, क्या लगता है इनमें इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है। भाई कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कोई भी संबंध नहीं है, और हमें संबंध नहीं है ये तो बताना था कि कौन सा नहीं है। तो इस आधार पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो जितने भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे उनमें देखें कि उनमें दोनों में आपका इन चारों में और पर्सन में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं। भाई जिससे संबंध आपको लगता है कि हाँ इसका संबंध है तो वही आंसर तो आपका सही होगा, वही ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ए यह शिक्षकों के लिए काम आसान कर देता है। किस तरह का काम आसान कर देता है भाई, गलत है, काटिए। शिक्षकों कौन सा काम आसान कर रहा है, अरे विद्यालय में विद्यार्थी खेल रहे हैं। बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। सी यह समय बिताने में सहायक होगा। ठीक है, समय बिताने के लिए थोड़ा ये जो है जो हमारे इंटरवल वगैरह होते हैं, जो लंच ब्रेक वगैरह होते हैं, समय बिताने के लिए थोड़े रहते हैं। इसीलिए देता है कि बच्चों को अगर भूख लगी है तो खाना खा लें और अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, ताकि वो दोबारा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, डी देखते हैं, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। देखिए इंडिविजुअल की बात हो रही है, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। ठीक है, शारीरिक नहीं, इंडिविजुअल नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। देखिए सहयोग की भावना। ठीक है, जब आप खेल, देखिए खेल कोई अकेला थोड़ी ना खेल लेंगे आप, कम से कम 2 व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है, तो सहयोग के माध्यम से वो अपना खेलते हैं। ठीक है, तो सहयोग की भावना का विकास होता है, वो शारीरिक संतुलन भी बनाए रखता है। या जब आप खेलते कूदते हैं तो आपका शरीर जो है स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की रचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि आप एक शिक्षक हैं और आपके जो बच्चे हैं घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। ए पहला दिया गया, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं, भाई बच्चों ने कुछ सोचा है उस पर ध्यान दीजिए, आप उनमें सहयोग दीजिए। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें सहयोग दीजिए। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा गलत होगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए सेकंड वाला अनदेखा नहीं करना चाहिए, भाई उन पर ध्यान दीजिए कि बच्चे जो हैं भाई क्रिएटिव हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें जब सहयोग देंगे तभी तो पढ़ाई में और आविष्कारों में अपना ध्यान लगाएंगे। थर्ड देखते हैं, बच्चों को इन विचारों के लिए डांट ना देंगे। ये ऑप्शन काटिए, मैंने कहा था ना जितने भी डांटना, मारना, पीटना, सजा देना,
और प्रताड़ित करने वाले इतने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये हमेशा ही गलत होते हैं। बस ध्यान इतना दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होना ही है। लेकिन पढ़ लेते हैं। संवाद के द्वारा, देखेंगे कि बातचीत के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। यानी कि संवाद, बच्चों ने एक सहानुभूति का संरक्षण दिया। बच्चे आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं, सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे आपसे बोले, तो उनके साथ आप संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए, उन्हें बच्चों को चुनौती दीजिए, उन्हें ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए कि बच्चे खुद से ही आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, सर उसके बारे में बताइए। ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए आप क्लासरूम में, ठीक है। तो 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन शिक्षा के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिक्षा के बारे में, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना चाहिए। बी, व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। सी, विद्यालयों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। या फिर डी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना चाहिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। शिक्षा का देखिए उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? शिक्षा के माध्यम से अपने दैनिक जीवन, दैनिक जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें आप पूर्ण कर सकें, ये तो शिक्षा का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2, यदि अभी तक इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इसी तरह के क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से पता चल रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन कितनी डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, हमने इस वीडियो में ऐड किया है। और आगे जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, कौन सी नहीं है? ए, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। सेकंड, संवाद एवं परिचर्चा। थर्ड, दिए गए ज्ञान को दोहराना पर ध्यान देना। या फिर फोर्थ, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि उन्हें मोटिवेट करना, प्रोत्साहित। तो नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं, तो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। मैंने कहा था ना, दोहराना, रट्टे लगाना, याद करना, इस तरह के ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है। देखिए हमने नहीं पूछा गया, नहीं गलत पूछा गया है, तो हमें गलत का ही जवाब देना है। ये वाला तीसरा हमारा गलत है, दोहराना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके, देखिए ये जो है हमने काफ़ी क्वेश्चनों को कवर कर लिया इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो में ही समाप्त करते हैं। देखिए इस वीडियो में देखिए आपने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में, ठीक है। तो हम जब भी तो बोलते हैं कि वीडियो को ना अंत तक देखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ना हम देखें CDP के 999+ क्वेश्चनों को आपको पढ़ाने वाले हैं, 999+ क्वेश्चन को आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो CDP में CTET की बात करते हैं, ठीक है, हम CTET की ले लेते हैं। CTET में अगर पेपर 1 की बात करें तो उसमें CDP से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैं कहूँगा कि 75+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDP में, ठीक है। और हम पेपर 1 की बात करें तो 75, और पेपर 2 की बात करें तो उसमें भी 75 ही क्वेश्चन आते हैं आपके CDP के, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन कराने कितने वाले हैं? 999+ क्वेश्चन। और इस वीडियो के माध्यम से तो आप जाने गए हुए कि हर एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपने करने हैं। अगर पेपर 1 की बात करो, हम आपको कवर कितने करवाने हैं, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आप ये मान लीजिए, तो आपको तो यानी कि 75 क्वेश्चन आप आसानी से हल कर जाएंगे अगर आपने 1000 क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए, ठीक है। और देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है CDP के ऊपर, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।